तो आज का पहला टॉपिक है वो है मार्केट व्यू फॉर 3 to 6 मंथ्स पॉइंट ऑफ व्यू। अभी सबके मन में ये सबसे बड़ा क्वेश्चन चल रहा है अभी कि मार्केट जो है इतना बढ़ चुकी है लास्ट एक साल में, स्मॉल कैप मिड कैप बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, काफ़ी सेक्टर में जो है वो इतना राइज आ चुका है जो बोलते हैं कि अबव एवरेज राइज है। तो इस सिचुएशन के अंदर अभी क्या करना चाहिए? अभी क्वेश्चन ये है कि हमारे पोर्टफोलियो में रिटर्न है तो उस रिटर्न को प्रॉफिट बुक कर ले या उसको जो है खड़ा रखने दे, और भी प्रॉफिट आने वाला है नहीं आने वाला है, ये सारे क्वेश्चंस के जो आंसर है वो आज जो है हम लोग क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है कि मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा तेजी हो चुकी है, तो ये जो है अगेन मेरे जो एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ, जिस तरह की सिचुएशंस मैंने लास्ट आई थिंक 10 साल में देखी और जितना भी स्टडी किया है, तो मैं आपको इतना जिम्मेदारी से बता सकता हूँ कि मार्केट के अंदर तेजी स्टार्ट हो रही है। अब तक जो तेजी थी वो नीचे से ऊपर मार्केट आई थी, अभी तेजी से स्टार्ट हो रही है और उसके कुछ रीजन बताता हूं कैसे तेजी स्टार्ट हो रही है, क्यों तेजी अब यहां से और बढ़ने वाली है, उसका मैं आपको रीजन यहां बता सकता हूं कि ये आप चार्ट देखिए। चार्ट जो है वो सेंसेक्स डॉलर टर्म्स में चार्ट है। अब सेंसेक्स का ये आप 2022 में देखोगे तो ये जो लेवल था वो लेवल अभी रिसेंटली ब्रीच हुआ है 2 साल के बाद। और ये पूरा का पूरा अगर मैं आपको चार्ट ये दिखाऊं, फॉर एग्जांपल ये पूरा का पूरा आप चार्ट देखोगे तो 2007 के बाद ये चार्ट जो है अपने 10 साल की साइकिल स्टार्ट कर रहा है। तो साइकिल का जो पहला फेज था वो यहाँ से लेके यहाँ था, ठीक है ना। तो 2020 में जो नीचे से ऊपर राइज है वो पहला फेज था, फिर उसकी जो है ना कंसोलिडेशन या करेक्शन थी, उसने अपने मंथली चार्ट में जो है वो करेक्शन अपनी कंप्लीट की और अभी ये जस्ट बाहर निकला है। तो डॉलर टर्म्स में 2 साल के बाद का ब्रेकआउट जस्ट आया है, ठीक है ना, ये डॉलर टर्म्स में। तो आपको लगता होगा कि ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है ना। तो जब डॉलर टर्म्स में अपनी जो ये फर्स्ट वेव के बाद सेकेंड करेक्शन के बाद थर्ड वेव रिज्यूम करेगा तो वो अभी से बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकता है। तो पहली बात ये। दूसरा मैं आपको एक और चार्ट दिखाता हूँ, ये चार्ट भी आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। ये चार्ट है ETF है। तो ये जो चार्ट है, ये चार्ट जो है MSCI इंडिया का ETF है। इसके अंदर अमेरिका में, ये अमेरिका में लिस्टेड है बाय द वे, इसके अंदर अमेरिकन लोग ही इन्वेस्टमेंट करते हैं और फॉरेनर लोग ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। और यहाँ पे जो पैसा आता है वो पैसा इंडिया की जो 50 कंपनी उसके अंदर डिवाइड हो जाता है। तो जैसे इंडिया में निफ्टी है, ऐसे इंडिया का ही 50 कंपनी का ये ETF है यूएस में। तो ये भी आप लोग देखोगे तो अभी 2021 का अभी जस्ट हाई उसने क्रॉस किया है, जस्ट आसपास है, इसके हाई के आसपास है। तो आप लोग देखोगे तो ग्लोबल टर्म्स में अगर इंडिया की पोजीशन अभी देखें पूरे वर्ल्ड मार्केट में, तो इंडिया की तेजी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अभी इंडिया में क्या हो रहा था, तो इंडिया के अंदर अभी मान लो पिछले 1 साल में बहुत ज़्यादा तेजी आ चुकी है। तो आपको लगता हो कि बहुत ज़्यादा तेजी आ चुकी है तो अब क्या करें, तो उसमें कुछ चीज़ें आपको लर्न करनी है। पहला ये है कि जो स्टॉक बहुत ज़्यादा चल चुके हैं डोमेस्टिक स्टॉक से, जैसे स्मॉल कैप से, मिड कैप से, ऐसे स्टॉक के अंदर आगे जाने के बाद प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत आ सकती है। तो ये हमें बहुत याद रखना है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपांसन हो चुका है। 2 साल में आप ये देखो कौन से स्टॉक नहीं चले या कौन से सेक्टर नहीं चले, ये आप देखो। तो 2 साल में सबसे अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर था मेटल। मेटल इज अगेन अ ग्लोबल प्ले, तो मेटल नहीं चला था। तो मेटल में भी 2 कैटेगरी, एक जो है प्राइवेट वाले मेटल है, एक जो सरकारी वाले मेटल है। तो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल हमारी बात हो चुकी है कि सरकारी वाले में ज़्यादा है। तो अगले मान लो 1 साल में अगर ये सारे चार्ट अगर ऊपर खुलते हैं तो ज़्यादा पार्टिसिपेट कौन करेगा, तो मेटल से ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे। दूसरा कौन सा सेक्टर है, IT सेक्टर है। तो IT में भी मान लो 2 कैटेगरी, एक स्मॉल कैप IT, एक लार्ज कैप IT है। स्मॉल कैप ने बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस दे दिया है, लार्ज कैप अभी इतना ज़्यादा परफॉर्मिंग नहीं है। तो अभी मान लो IT के अंदर भी ज़्यादा पोटेंशियल है। हमें मान लो ये 2 के एग्जाम्पल दिए, आपको एक होमवर्क भी है और भी देखो कि कितने ऐसे सेक्टर्स हैं जो 2 साल में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए और कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिन्होंने 2 साल में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कर लिया है। तो जैसे रेलवे, उसने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कर लिया है, ठीक है ना। कुछ PSE स्टॉक्स है, ठीक है ना, PSU बैंक्स नहीं बोल रहा हूँ, PSE स्टॉक्स बोल रहा हूँ, उन्होंने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कर लिया है। तो वहाँ पे जो अब मार्केट में शिफ्टिंग कैसे होती है मैं बताऊँ। मार्केट कभी ऊपर जाती है ना तो आपको लगता होगा कि सब ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं है। मार्केट के अंदर क्या होता है, कभी कभी मार्केट ऊपर स्लोली जा रही है लेकिन कुछ स्टॉक या कुछ सेक्टर बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं। फिर क्या होता है कि मार्केट खड़े रह के यहाँ से ऊपर जाती है, तो वो स्टॉक बहुत ज़्यादा चल चुके हैं, वो अपने रेस्टिंग मोड में होते हैं और जो नहीं चले वो बाहर आ जाते हैं, ठीक है। अब मार्केट ऊपर जा रही है, अब वो सारे जो यहाँ से ऊपर जा रहे हैं और जो नहीं चल चुके हैं उसकी करेक्शन हो रही है। जैसे ये स्टॉक बहुत ज़्यादा चल जाएंगे उसकी करेक्शन स्टार्ट हो जाएगी और ये मान लो वो रिज्यूम करेंगे, जो पहले से मान लो 1 आध साल में खड़े थे वो रिज्यूम करेंगे। तो ये शिफ्टिंग मार्केट के अंदर कॉन्स्टेंटली चलती रहती, कॉन्स्टेंटली। और निफ्टी के अंदर सबसे बड़ा वेटेज जो है वो मैं आपको बता दूं बैंकिंग का और IT का है, मेटल्स का भी अच्छा वेटेज है। तो ये आप याद रखना कि ये सारी चीज़ें जो है, अगर मान लो मेटल्स ने परफॉर्मेंस नहीं दिया है, बैंक्स ने परफॉर्मेंस नहीं दिया है,
आईटी ने परफॉर्मेंस नहीं दिया है, कुछ बैंकों ने जरा भी परफॉर्मेंस नहीं दिया है। अभी मान लो एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक ने जरा भी परफॉर्मेंस नहीं दिया है, ठीक है, पिछले 2 साल से वही खड़े हैं। अब सरकारी में मान लो एसबीआई ने भी पिछले 2 साल में इतना परफॉर्मेंस नहीं दिया है, ठीक है। आपको मैं बता दूं, पीएसयू बैंक्स के अंदर सबसे अच्छा रिटर्न जो आया था नीचे वाले में आया था, यूको में आया था, आईओबी में आया था, इसमें आया है, ठीक है ना। ऊपर के जो बैंक है उसमें रिटर्न आया नहीं, ठीक है। तो अब वो जो है ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, यूको वाले, आईडी वाले, तो वो थोड़े बहुत खड़े हो जाएंगे, और जो एसबीआई वैसे वाले नहीं बढ़े वो स्टार्ट हो जाएगा। तो विद इन अ सेक्टर भी ऐसे काम होता है, शिफ्टिंग होती है, विद इन अ इंडेक्स के अंदर सेक्टर में शिफ्टिंग होती है, इस तरीके से मार्केट चलता है। तो जब हम लोग बोलते हैं कि मार्केट में अभी जो है तेजी आई नहीं और तेजी बहुत ज़्यादा आएगी, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप लोग जो है ओवर रेटेड स्टॉक अभी चल रहे हैं, रेलवे टाइप के, उसमें जाके आप बैठ जाओ, ये नहीं करना है। जो स्टॉक्स नहीं चले उसमें आपको बैठना है। तो ये मार्केट का व्यू है। मार्केट में थोड़ा बहुत हमेशा लोग बोलते हैं जब मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जाती है ना कि मार्केट गिरेगी गिरेगी गिरेगी, ये सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग का पार्ट होगा। अगर गिरती भी है 2-3 महीने में तो दिस इज ओनली अ प्रॉफिट बुकिंग, नथिंग एल्स। थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है, और वो प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पे होगी पता है? उन पॉकेट्स में होगी जहाँ पे बहुत ज़्यादा राइज हो चुका है। उन पॉकेट्स में प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगी जो 2 साल से मरे पड़े हैं, उसमें प्रॉफिट है ही नहीं, तो कहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगी, ठीक है। तो ये पहला मार्केट का व्यू है। तो आपको क्या करना है, आपको जो है पहला अपने पोर्टफोलियो में देखिए, पहला काम ये करिए कि जो स्टॉक डबल हो चुके हैं उसमें कैपिटल निकाल लीजिए। दूसरा काम ये करिए आप लोग कि जिन सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपांशन आ चुका है उसमें तुम्हारे पोर्टफोलियो में कितना वेटेज है, उस वेटेज को कम करिए। और जिन स्टॉक के और जिन सेक्टर के अंदर लास्ट 2 साल में परफॉर्मेंस नहीं आई, उसकी वेटेज जो है, जो प्रॉफिट बुक किया है उसमें वेटेज को आप बढ़ा दीजिए। तो ये टैक्टिक्स जो है आप अगले 2 साल के लिए कर सकते हो। सबसे बड़ा प्रॉब्लम मार्केट के अंदर हम लोग क्लास में भी डिस्कस करते हैं कि जब मार्केट मान लो बहुत ज़्यादा ऊपर होती है, हमारे पास प्रॉफिट होता है, हम बुक नहीं करते हैं और मार्केट नीचे गिर जाती है, तो हमें ये सबसे बड़ा अफसोस होता है। और कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जो है प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, उसके बाद मार्केट और बढ़ जाती है। तो इन 2 प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? इन 2 प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक ही है। पहला कि मार्केट में 100% प्रॉफिट बुक मत करो। अगर मार्केट में आप लोग 100% प्रॉफिट बुक नहीं करते हो तो आप कुछ ना कुछ तो आपके पास पड़ा हुआ है, तो वो बहुत ऊपर जा सकता है, तो आपको जो वहाँ से गेन मिल जाएगा। दूसरा कि आप जो है थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लो कि मार्केट गिर जाए तो प्रॉफिट बुक हो चुका है और नीचे जो है आपके लेने के लिए पैसे भी पड़े हुए हैं, ठीक है। तो हमेशा है ना, क्वांटिटीज़ जो होती है हमारी और एलोकेशन जो होता है उसके ऊपर फोकस करना होता है कि हमारे पास कितनी पोजीशंस है अभी और कौन कौन से सेक्टर में पोजीशंस है, और उन सेक्टर में हम लोग जो है प्लस माइनस करते जाएंगे, यानी कि क्वांटिटीज़ को इंक्रीज करेंगे डिक्रीज करेंगे, इंक्रीज करेंगे डिक्रीज करेंगे एज पर दी मार्केट सिचुएशन। ना 100% निकलेंगे, ना 100% जो है बाय करेंगे। दिस इज़ अ बेस्ट वे टू मेक प्रॉफिट, ठीक है। तो आप अपने पोर्टफोलियो में इस तरीके से हिसाब से देखते जाओ और इसके हिसाब से जो है आप काम करते जाओ। टॉपिक नंबर 2 जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम लोगों ने लास्ट टाइम डिसाइड किया था और डिस्कशन किया था कि हाउ द स्टॉक मार्केट वर्क्स। कोई स्टॉक और कोई सेक्टर कैसे ऊपर जाता है, उसके अंदर ऑपरेटिंग वर्ड तो बहुत छोटा है, लेकिन उसके अंदर इन्वेस्टर का बिहेवियर हर एक स्टेज में कैसा होता है, किस तरीके से एक्यूमुलेशन होता है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये सारी बातें हम लोगों ने लास्ट सेशन में पढ़ी थी। अभी मैं इसको है ना एक और नया वर्जन आपको देता हूँ कि क्या होता है प्रैक्टिकली, क्या होता है मार्केट के अंदर। सपोज मान लो कि कोई एक मान लो नई बुल मार्केट स्टार्ट हुई है, अभी मान लो कि मेगा बुल मार्केट स्टार्ट हो रही है, पिछले 2 साल से मेगा बुल मार्केट चली रही है, तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो पैसा है ना वो कहाँ बन सकता है? उसके अंदर सबसे ज़्यादा पैसा नए सेक्टर में बन सकता है। नए सेक्टर का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो हाइड्रोजन का सेक्टर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेक्टर है, बैटरीज का सेक्टर है, ऐसे नए सेक्टर्स जितने भी मार्केट में आ रहे हैं, अभी बजट में भी मतलब 2-4 सेक्टर नए अनाउंसमेंट हुए, आपको मैं भेजूंगा, उसमें सबसे ज़्यादा पैसा बन सकता है। अब उसके अंदर आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक ये नहीं होनी चाहिए कि उसमें सारे पैसे 2-4 शेयर में डाल दो। नए सेक्टर सब रखो, सारे के सारे नए सेक्टर रखो, जितने भी नए सेक्टर है। 2002 में सबसे बड़ा पैसा बना था टेलीकॉम में बना था, सबसे बड़ा बना टेलीकॉम में बना था। 1992 में सबसे बड़ा पैसा बना था सीमेंट में बना था। 1999 में सबसे बड़ा पैसा बना था विप्रो और इन्फोसिस में बना था, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको कि कम से कम जो है 20-25 स्टॉक लेना है नए वाले की। जैसे मान लो बैटरीज की स्टॉक निकालो, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्टॉक निकालो, हाइड्रोजन के स्टॉक्स निकालो, फिर हाइड्रोकार्बन, और कुछ भी मान लो गवर्नमेंट कुछ नया इनिशिएटिव लेती है, गवर्नमेंट को जिस सेक्टर में जोर देना है, सेक्टर नया होना चाहिए, उसको निकालो। और उसमें से देखो टॉप 3 कंपनियां कौन है, टॉप 5 कंपनियां कौन है, उसको देखो और सारी कंपनियां ले लो, सारी कंपनियां ले लो, सारे सेक्टर ले लो। अब क्या होगा, आपके पास 20-50 स्टॉक हो जाएंगे। आपने क्या किया, 1 लाख में सबको एलोकेशन दे दिया, थोड़ा 5,000 का एक स्टॉक आएगा, ठीक है। ऐसे स्टॉक 10,000 हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, तो 1 लाख का स्टॉक आ जाएगा। अभी 1 लाख का माल आपके पास आ गया, ठीक है ना, आपके पास 20-25 स्टॉक है। उसमें क्या होगा पता है, बुल मार्केट के अंदर वो स्टॉक जो है, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, वो मिनिमम 10 से 100 गुना हो सकते हैं। अब कौन सा स्टॉक, कौन सा सेक्टर हो सकता है आपको मालूम नहीं, दिस इज अननोन। तो अब इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें? पहला कि
ज़्यादा अटैचमेंट मत रखिए। 1 लाख आपके पास है, मान लो कि ये वेस्ट का 1 लाख है, छोड़ दो। 1 लाख में आप नंबर ऑफ स्टॉक्स, नंबर ऑफ सेक्टर ज़्यादा रख लो, ठीक है। अभी उसमें क्या करो आप, जैसे ही मान लो 2-4 ऐसे स्टॉक निकलेंगे, 2-4-5, वो जो है 2-3 गुना हो जाएंगे, तो उसमें क्या करो, थोड़ा बहुत कैपिटल निकाल लो, थोड़ा बहुत कैपिटल निकाल लो और बाकी का वो रख लो, ठीक है। अगले 3-4-5 साल में कोई एक आधा स्टॉक जो है ना आपका कम से कम 50 बेगर बनेगा। तो अगर मान लो आपके पास वो स्टॉक 5000 का था, तो 10 गुना कितना होता है पता है? 50,000 होता है। 100 गुना कितना होता है पता है? 5 लाख होता है। चलो 2.5 लाख गिनो, 2 लाख गिनो, तो आपका पैसा जो ओरिजिनल 1 लाख लगाया था ना, वो 2 लाख हो जाएगा। उसमें से आपको 100% नहीं करना है, नो डिवोर्स थियरी, 100% नहीं निकालना है, सिर्फ जो है निकालते जाओ पैसा। 25 स्टॉक में से 1 स्टॉक चलना है, तो भी आपका पैसा डबल हो जाएगा। 2 स्टॉक चल गया, थोड़ा बहुत 5 गुना 10 गुना हो जाएगा, आपका पैसा 3-4 गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। ऐसे कैपिटल बनती है। और सबसे चीज़ मान लो हमें लर्न करनी ये है कि मार्केट में जो है मान लो अलग अलग फेजेस आते हैं। जैसे मान लो अभी जो है 10 साल में मार्केट बाहर निकली तो ये फेज था, उसके बाद करेक्शन आई 2 साल की तो एक फेज था, उसके बाद मार्केट अब रिज्यूम हो रही तो उसमें एक फेज आएगा। तो हमें शिफ्टिंग विफ्टिंग सब मालूम है। अब ब्रॉडली हम लोग बड़ी बुल मार्केट में जी रहे हैं, तो उसके अंदर ये आपको कॉन्सेप्ट हिस्ट्री में से पता होना चाहिए कि हर एक बुल मार्केट जो होती है वो नया सेक्टर ऑलवेज लेके आती है, और वो सेक्टर में जिसे बोलते हैं ना कि कम से कम 10-50 गुना वेल्थ बनती है। लेकिन ये अननोन होता है, किसी को नहीं मालूम होता है कि कौन सी चीज़ में क्या पोटेंशियल है। तो इसीलिए सारे को रखने की आदत रखो। तो अभी जो है आपको सबसे ज़्यादा पैसा बनाने का जो मैं रास्ता दिखा रहा हूँ कि कहाँ पे आपको ध्यान देना है। अभी आपको ध्यान देना है नैनो कैप में, माइक्रो कैप में, स्मॉल कैप में। ऐसे स्मॉल कैप जो चले हुए नहीं, ऐसे स्मॉल कैप ध्यान नहीं देना है। ऐसे स्मॉल कैप में ध्यान देना है जो नया है, उसका सेक्टर नया है। और उस सेक्टर के अंदर मान लो मैं आपको बैटरीज में इंडिया में 2 ही कंपनी लिस्टेड है, एक एक्साइड है, एक हमारा राजा बैटरी है, ठीक है। टाटा पावर वगैरह है वो अलग बात है, 2 ही है। अभी हमारा राजा बैटरी और एक्साइड दोनों को ले लो, हमारे पास तो वैसे भी है पुराने वाले, ठीक है ना। और भी मान लो जितने भी है, मान लो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कितनी कंपनियां हैं ढूंढो, 4 है 5 है, उसमें से नीचे वाली कंपनी में जाओ, माइक्रो कैप कितनी है, स्मॉल कैप कितनी है, ठीक है ना। हमें पूरा पैसा नहीं लगाना है, थोड़ा 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 सब लगा देना है। ऐसे पैसे लगाना है जिसमें आपको अटैचमेंट है ही नहीं। मान लो कि आपके 1 लाख के पैसे या 50,000 के पैसे डूब गए, ऐसे मान, और उसको बहुत लंबे समय तक रखो। 25 ऐसे स्टॉक लोगे ना, आप जब 1-2 स्टॉक में पास हो जाओगे ना, इतिहास कहता है कि इतनी वेल्थ बनेगी आप सोच भी नहीं सकते, शायद आप करोड़पति भी हो सकते हो। अब मान लो क्रिप्टो है, क्रिप्टो फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो क्रिप्टो के अंदर ये अक्षय हमारे साथ था 2020 में, तो वो बहुत ज़्यादा बोलता था कि ये क्रिप्टो अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है। अब देखो मेरी मिस्टेक क्या थी, मेरी मिस्टेक ये थी कि मैंने क्रिप्टो के ऊपर जो है ना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, ऐसे माइंड को बंद कर दिया और ऐसे बोल दिया कि ये सब बकवास है, राइट ऑफ कर दिया, ठीक है। अभी मान लो कि उसने मुझे जितने भी कॉइन बताए आज, ठीक है, मैं अपनी लिस्ट में निकालूँ, जो भी उसके मुँह में आ गया वो सारा मान लो मैंने 10,000 के ले लिए होते, सारे 10,000 के ले लिए होते, और मैंने मान लिया होता कि ये 50,000 1 लाख जो है पानी में गए, छोड़ दो, ठीक है ना। तो आज मुझे लगता है कि आज का मतलब यानी कि इवन 2021-22 में भी आई वुड हैव बीन 1 करोड़ प्लस, ही ऑल्सो वुड हैव बीन 1 करोड़ प्लस, आराम से। ये क्रिप्टो का और बबल्स आर पार्ट ऑफ इकोनॉमी। बबल्स जितनी हुई, मान लो ये क्रिप्टो में बबल्स बनी है, IT में बबल बनी थी, ठीक है। 1992 में विप्रो का शेयर था 1-2 रुपये का, वो हो गया 2-3 साल में 350 का हो गया, ठीक है। इन्फोसिस का शेयर था वो उस टाइम पे 250 गुना बढ़ा था। फिर रियल एस्टेट की बबल बनी थी 2003 में, तो यूनिटेक का शेयर था, मैंने आपको बताया ना कि 4-5 रुपये का शेयर हो गया 14,000 रुपये का, ठीक है। भेल का शेयर मुझे याद है, भेल का शेयर कितना हुआ था पता है, 10 रुपये का शेयर हो गया 250 रुपये हो गया। फिर NCC का शेयर 2003 में 2 रुपये का शेयर हो गया 125 रुपये। तो एवरी 5 और 10 साल में बबल्स आएगी, और बबल्स जो है ऑलवेज मान लो कि सेक्टर में, एसेट क्लास में, कंट्रीज में आती रहती। आपकी लाइफ में लगभग आने वाले मान लो 10 साल, 20 साल, 25 साल में कम से कम 5 बबल आएगी। तो 5 बबल में आपको जो है ना पार्टिसिपेट करना है, और सब में पार्टिसिपेट करना है। जैसे ही आप सब में पार्टिसिपेट करने की आदत डालोगे, आई एम वेरी श्योर यू विल बी वेरी रिच। उसको बोलते हैं एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन का मतलब ये होता है कि मैं अपने पोर्टफोलियो में 25-50 स्टॉक लेके बैठा हूँ, मल्टीपल सेक्टर लेके बैठा हूँ, एंड मेरे को कोई अटैचमेंट नहीं है इनसे। ये बेस्ट तरीका होता है बबल्स में पैसे बनाने का, बेस्ट तरीका होता है। कभी मान लो कि एज अ इन्वेस्टर जो होता है ना, हमारा जो माइंड है ना, उसको क्लोज नहीं करना है। क्लोज माइंड का मतलब होता है कि ये मैं नहीं करूंगा, ये मैं नहीं करूंगा, इसमें मैं नहीं जाऊंगा, इसमें मैं नहीं जाऊंगा, ऐसे चौंचले वाले बाजी नहीं करना है। सब रखो अपने पास, थोड़ा 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 थोड़ा। डोंट इन्वेस्ट एवरीथिंग इन अ 1 स्टॉक, 2 स्टॉक, 1 सेक्टर, 2 सेक्टर। डोंट डू लाइक दिस। डोंट बी वॉरेन बफेट, ठीक है ना। ट्राई टू बी ए पीटर लिंच, हमेशा ट्राई करो, ठीक है ना। मेरा एक्सपीरियंस ऐसा बोलता है, जितना मैंने स्टडी किया है, कभी कभी स्टॉक जो होता है ना, मान लो या कुछ भी चीज़ मान लो इतना बढ़ता है
उम्मीद से बाहर बढ़ता है। लेकिन हम लोग जो है ना बाहर स्पेक्टेक्युलर देखते हैं, क्रिकेट मैच में जो बाहर से देखते हैं ना कि ये विराट कोहली ने इतने रन बनाए, इतने रन बनाए ना, कभी खेलने का आनंद ही नहीं होता, क्योंकि हम लोग आउट होके चले आते हैं। हमारी गलती क्या है? हमारी गलती ये है कि हम लोग की आदत है कि हम जो स्टॉक में आना चाहिए उसके बाद वो गिरना नहीं चाहिए। सारा पैसा मैं डालूंगा, फिर वो बढ़ना ही चाहिए, बढ़ने के बाद टॉप के ऊपर मैं ही बेचूंगा सारा, उसके बाद बढ़ना ही नहीं चाहिए। ठीक है ना, हम जो है ना उस चीज़ के पीछे भागते हैं, इसीलिए हम पैसे नहीं बना पाते। जो बड़े बड़े पैसे होते हैं उसीलिए हम लोग बना नहीं पाते। अब मैं आपको जो है ना अभी एक और चीज़ शेयर करने वाला हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप याद रखो, इंडिया में काफ़ी ऐसे जो मान लो कि चीज़ें अभी चल रही है मार्केट के अंदर कि इससे ही पैसा बनेगा। कभी कभी लोग बोलते हैं कि ऑप्शन सेलिंग से ही पैसा बनेगा, कभी कभी लोग बोलते हैं ऑप्शन बाइंग से ही पैसा बनेगा, कभी कभी लोग बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट से ही पैसा बनेगा, कभी ऐसे बोलते हैं म्यूचुअल फंड ही सही है। इस तरीके से जो है ना एक तरीके का जो भगवान पूजा है ना वो बहुत ज़्यादा चलता है। मार्केट के अंदर कोई एक तरीका परमानेंट नहीं है। मार्केट के अंदर आपको लगता होगा कि मैं अभी अब बताता हूँ, 2016 में ऑप्शन सेलर्स का कॉन्सेप्ट बहुत ख़राब कॉन्सेप्ट था इंडिया में। मैं आपको अब एक्सपीरियंस बताता हूँ। 2016 में कुछ लोगों ने ऑप्शन सेलिंग की, कुछ लोगों ने सक्सेस किया, फिर वो सोशल मीडिया में हाइप हो गए, फिर उसके पीछे मान लो ऑप्शन सेलर्स काफ़ी आए। 2018 में तो बहुत ज़्यादा ऑप्शन सेलर थे, बहुत ज़्यादा। फिर ऑप्शन सेलिंग के अंदर मार पड़ना स्टार्ट हो गई, फिर उनकी दुकान बंद हो गई। फिर ऑप्शन बायर आए ऑब्वियसली, फिर उन लोगों की दुकान चली। उन्होंने बताया कि ऑप्शन बाइंग से पैसा बन सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। काफ़ी सोशल मीडिया में ड्रामा चला कि ऑप्शन बाइंग से ही पैसा बन सकता है, फिर उनकी दुकान बंद हो गई। फिर आए ऑप्शन हेजर कि बाइंग से भी नहीं बनेगा, सेलिंग से मिलकर हेजिंग से पैसा बनेगा। अभी सूरत में उनकी भी दुकान बंद होगी। फिर आते हैं कुछ इन्वेस्टर, हम स्टॉक लेके बैठ जाएंगे, तो उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा पैसा बन गया। अब टॉप के ऊपर वो भी ज्ञान देते हैं कि कितना पैसा बना, ये हुआ वो हुआ। फिर आप लोग टॉप के ऊपर सारा स्टॉक लेके बैठ जाओगे, फिर बेयर मार्केट आएगी, और बेयर मार्केट इतनी ब्रूटल होती है, ठीक है ना, इतना गंदा स्टॉक गिरता है, सारे स्टॉक गिरते हैं, आपकी पोर्टफोलियो की बैंड बज जाती है। फिर आप लोग बोलोगे कि नहीं ये ठीक नहीं है। फिर नया मार्केट में आएगा, शॉर्ट सेलिंग से पैसा बनता है, फिर शॉर्ट सेलिंग में आप करने जाओगे, ठीक है ना, फिर बुल मार्केट स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर आप वहाँ फंस जाओगे, ठीक है ना। मार्केट में हर एक सिचुएशन, हर एक मेथडोलॉजी, हर एक स्ट्रेटजी होती है, हर एक रूल होते हैं, वो कभी परमानेंट नहीं होते, कभी परमानेंट नहीं होते। सारे रूल्स हमेशा फेजेस आते हैं, और जहाँ पब्लिक आ जाती है उस फेज को, वहाँ वो चीज़ें जो होती है वो एक्सपायर हो जाती है। एज एन इन्वेस्टर, एज एन ट्रेडर, हमारा जॉब ये है कि हमें हमारी प्रोसेस को फॉलो करना है, और प्रोसेस जो बेस्ट प्रोसेस होती है वो प्रोसेस होती है एसेट एलोकेशन एंड डायनामिक अप्रोच। डायनामिक अप्रोच का मतलब होता है सिचुएशन के हिसाब से हमें आपको ढलना होता है। जैसे मान लो कि कोई एक सैनिक जो है वो वॉर करने जाता है, तो उसको पता नहीं होता कि सामने वाले के पास कितना पावर है, सामने वाले के पास कितना स्टेमिना है, कितनी सेना है। वो जो है अपने एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करते करते अपनी सिचुएशन के हिसाब से काम करता है और आगे बढ़ते जाता है, और अपने जो लक्ष्य होते हैं उसको मान लो हासिल करता है। हमें स्टॉक मार्केट में ऐसा ही काम होना चाहिए। जब भी आपको ऐसा लगे कि नहीं अभी मान लो जो है वो सेलिंग में से पैसे बन सकते हैं, तो थोड़ा बहुत रिस्क के मैनेज करते हुए थोड़ा बहुत सेलिंग का कर लो। फिर आपको लगता है कि नहीं अभी थोड़ा बहुत बाइंग में बन सकता है पैसा, सिचुएशन ऐसी आ चुकी है, तो वहाँ थोड़ा बहुत बाइंग कर लो। आपको लगता है कि अभी इन्वेस्टमेंट का बेस्ट टाइम है, तो वहाँ इन्वेस्टमेंट कर लो। अभी लगता है कि आपको म्यूचुअल फंड में अभी मार्केट बहुत ज़्यादा गिर चुकी है फॉर एग्जाम्पल, तो म्यूचुअल फंड का बेस्ट टाइम आ चुका है, तो वहाँ इन्वेस्ट कर लो। कभी कभी लगता है कि नहीं स्मॉल कैप, नैनो कैप, मिड कैप में पैसा बनेगा, तो वहाँ चले जाओ। कभी कभी लगता है नहीं लार्ज कैप में पैसा करना है, तो लार्ज में। वो जो बोलते हैं ना कि सेंस करना मार्केट में कि कौन सी सिचुएशन अभी जा रही है और कौन सी सिचुएशन आ रही है, वो जो पूरी की पूरी साइकिल है उसको आपको सीखना है और उसको प्रैक्टिस करना है, वही आपका एक्सपीरियंस है। इससे पैसे बनते हैं। आज मान लो वॉरेन बफेट ने जो पैसे बनाए हैं, ठीक है ना, मार्केट में, उसने कुछ चीज़ों को मास्टर कर लिया और अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर मार्केट की अलग अलग सिचुएशंस में उसने अपने हिसाब से। वॉरेन बफेट ने सबसे बड़ा पैसा डेरिवेटिव में बनाया था, शायद आपको याद नहीं है, 2007-8 में। सबसे बड़ा पैसा जो है उसने इन्वेस्टमेंट में बनाया है, सबसे बड़ा पैसा जो है उसने स्मॉल कैप, मिड कैप में बनाया है। तो जब वो डायनामिक रहा तब तक उसे पैसे बने, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस तो पहले से ही था मार्केट देखने का। और जितने भी आप लोग मान लो जो पैसे वाले आप देखते हो 500, 1000, 2000 करोड़ वाले, अभी झुनझुन वाला टाइप, वो सारे लोग जो है ना वो डायनामिक है, एज पर द सिचुएशन अपने आप को ढालते हैं, एज पर द सिचुएशन जो है अपने आप को राइज करवाते हैं। अब वो स्किल आपको जो है ना अभी नहीं आएगी, क्योंकि आपको जो है ना ढालना, जो है ना चेंज होना, वो जो है ना आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलने वाली बात हो गई। तो आपको जो है ना उसमें टाइम लगेगा, प्रैक्टिस लगेगी, एक्सपीरियंस लगेगा। द मोमेंट आपके पास 5-10 साल का एक्सपीरियंस आ चुका है, द मोमेंट आपने बारीकी की सब चीज़ को देख लिया, फिर आपको मान लो समझ में आ गया कि ये करना है, ये नहीं करना है, और हर एक सिचुएशन के अंदर आपको जो है ना अभी समझ में आता है कि इस सिचुएशन में ये चीज़ें अप्लाई करनी है। अल्टीमेटली मार्केट
मार्केट में एक ही रूल है कि जब आप लॉस करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ज़्यादा लॉस मत करना, प्रॉफिट करो तो ज़्यादा प्रॉफिट करना। नेट का खेल जो है, अगर नेट का खेल आप अगर मान लो ऑन रखते हो, इट मीन्स यू आर ऑन द राइट ट्रैक, आपके बड़े पैसे बनने वाले हो। ये करते जाओ करते जाओ करते जाओ, डेकेड आफ्टर डेकेड आफ्टर डेकेड आपके पैसे बन जाएंगे। द मोमेंट मान लो आप कोई एक स्ट्रेटेजी के पीछे पड़ गए, द मोमेंट मान लो आप कोई एक मेथड के पीछे पड़ गए, द मोमेंट आप लोग कोई जादू की छड़ी के पीछे पड़ गए, ऐसी चीज़ों के ऊपर मान लो आप जब काम करने लगोगे, कोई टिप्स के ऊपर किसी ने सलाह आपको दे दी, किसी के ऊपर डिपेंडेंसी रख दी, ये सारी चीज़ों के ऊपर मान लो आप फंस गए, आप आज पैसे बना लोगे, कल बना लोगे, बाद में आपको जो है ना नीचे ही आना है। ये लिखा हुआ है मार्केट के अंदर। यू कैन नॉट मेक मनी हैविंग अ कन्विक्शन विच इज people has given to you. You cannot make money by having a specific rule. There is only rule in the market is no rule and change is permanent. चेंज हमेशा परमानेंट है, तो हमेशा डायनेमिक होकर पैसे बनते हैं। आने वाले दिनों में इंस्टाग्राम में या फेसबुक में, सोशल मीडिया में ऐसे सितारे जन्मेंगे, वो आपको बताएंगे कि स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग इज द बेस्ट, तब उसका टॉप लगेगा। फिर जो है ऐसे सितारे आएंगे कि म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट, तब मार्केट का टॉप लगेगा। अभी तो बेस्ट है लेकिन सब बोलेंगे, यू नो, कभी कभी बोलेंगे कि अब ऑप्शन सेलिंग इज द बेस्ट, ऑप्शन हेजिंग इज द बेस्ट, यू नो। द मोमेंट क्राउड उसके अंदर आता है, यू नो, टॉप बनने के साइन आ जाए। और हम इस सिचुएशन को जो है हमें पहले से पहचानना है। हमारा विजन जो होता है वही होना चाहिए कि कहाँ पे क्राउड घुस रहा है, कहाँ पे क्राउड निकल रहा है, एंड अल्टीमेटली इज साइकिल। सो दिस इज हाउ, यू नो, वी हैव टू थिंक एंड वी हैव टू लर्न। ऐसे हमें काम करना है। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है। और हाँ, एक स्टॉक ऑपरेटिंग की बात जो मैं कर रहा था, ना, स्टोरीज को पकड़िए। स्टोरीज का मतलब ये हुआ कि ग्रीन एनर्जी को पकड़िए, सोलर एनर्जी को पकड़िए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पकड़िए, बैटरीज को पकड़िए। इतनी मान लो जितनी नई थीम्स आती, बजट जो है अभी खोलिए, निर्मला सीतारमण का पूरा भाषण पढ़िए, उस भाषण में देखिए सरकार कौन से नए सेक्टर पे जोर दे रही है, उसके स्टॉक्स को निकालिए, उसके प्रॉक्सी स्टॉक को निकालिए, कितनी मार्केट कैप है, कितना प्रॉफिटेबिलिटी, प्रमोटर कौन है, उस स्टॉक में कौन पहले बैठा हुआ है, कितनी बल्क डील हो रही, कितने बल्क डील हो रहे, उसका पूरा लिस्ट निकाल के सारा पैसा जो है वो डाइवर्सिफाई कर दीजिए, बिकॉज उसका टाइम आने वाला है। जैसे ही आपकी इकोनॉमी 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन बनेगी, छोटी छोटी 500 हजार करोड़ वाली कंपनी इतना पैसा बना सकती है, आप सोच भी नहीं सकते। रिलायंस में और HDFC बैंक में लिमिटेड पैसा बनेगा, ठीक है ना, वहां पे बहुत ज्यादा पैसा बनेगा, लेकिन उसमें कोई एक को आप वाइफ मत बनाना। जितने सारे स्टॉक, जितने सारे सेक्टर आप ले सकते हो उतना लो, जितना हो सकते उतना ले लो, और उसके अंदर फिर देखो कि क्या हो रहा है। स्टोरीज जो होती है वो बहुत आसान होती है कोई ऑपरेटर के लिए ऊपर ले जाना। अब ग्रीन एनर्जी का अभी जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, यू नो, बहुत आसान है। गवर्नमेंट ने अभी मान लो ग्रीन एनर्जी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया है, फ्यूचर है। तो देखो ग्रीन एनर्जी कितनी कंपनियां हैं, छोटी कितनी है, बड़ी कितनी है। आपको ज़्यादा थोड़ी पैसे लगाने हैं, आपको 5,000 लगाने, 2,000 लगाने, 6,000 लगाने, ठीक है ना। और आपको सब में थोड़ी पास होना है, आपको एक में पास होना है, 1-2 में पास होना है, आपका चल जाएगा। तो दिस इज हाउ, यू नो, एसेट एलोकेशन एंड प्रोसेस ड्रिवन अप्रोच एंड डायनामिक अप्रोच। तो 3 अप्रोच है। हम जो क्लास में हम लोग क्या सीखते हैं, पहला हम लोग सीखते हैं प्रोसेस ड्रिवन अप्रोच, दूसरा हम लोग सीखते हैं डायनामिक अप्रोच, और तीसरा हम लोग सीखते हैं एसेट एलोकेशन। 3 चीज़ें हम क्लास में सीखते हैं। हम अगर इसका हिसाब जब लगाने जाएंगे ना कि कौन सा शेयर चलेगा मुझे पता है, कौन सा मान लो बढ़ेगा मुझे पता है, वहाँ प्रॉफिट ब्रोकिंग में निकल जाऊँ, इतना मैं सियाना बनने की कोशिश करूँगा ना, इस मार्केट में पैसे नहीं मिलेंगे। इतना सियाना कोई नहीं होते। समझ में आ गया?